ग़िज़ा में परहेज़ें ये हैं कि जैसे हम मरीज़ को कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें जो सिट्रस जो होती हैं, सिट्रस यानी एसिड वाली चीज़ें, जैसे एसिड बढ़ता है, जैसे कि नींबू, अचार, केचप, चटनी, कहवा, कॉफ़ी, इस टाइप से जो है एसिडिटी बढ़ती है। और ऐसे मरीज़ जो कि दर्द कम करने की दवाइयाँ या एसिड्स लेते हैं तो उनमें भी एसिड बढ़ सकता है। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार वाधवा है। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ सैफ़ी हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में। आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या GERD। मैं जो डिस्कस करूँगा उसमें यह है कि ये GERD बेसिकली है क्या और इसकी अलामतें क्या है और इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं और इसके लिए कौन सी दवाएं अवेलेबल हैं और हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कि ये GERD है क्या। बेसिकली हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो अमूमन हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है और यही जो एसिड है वो एक्सेस अमाउंट में जब ऊपर की तरफ खुराक की नाली में आता है तो पेशेंट को अलामतें जो शुरू होती हैं वो होती है सीने में जलन महसूस कर रहा होता है मरीज़ और कड़वा और खट्टा पानी मुंह में आ रहा होता है उसे और उसे खट्टी खट्टी डकारें आती है। ये बहुत टिपिकल सिम्टम है। GERD के एटिपिकल सिम्टम्स भी हैं जिसकी बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी बातें बता देता हूँ उसमें कि एक तो ये है कि GERD की वजह से कुछ लोगों को सांस की तकलीफ़ या एस्थमा भी हो सकता है, डेंटल कैरीज भी इसकी वजह से हो सकती हैं और आए दिन गले का ख़राब होना भी इसके एटिपिकल सिम्टम में शामिल है। अब हम आते हैं कि हम इस GERD से कैसे बच सकते हैं। तो अमूमन हम मरीज़ को जो परहेज़ें बताते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है पहले तो उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है तो हमारी कोशिश होती है, हम कहते हैं वो वेट रिड्यूस करे। अब वेट रिड्यूस करने के अपने तरीक़ाकार हैं, वो अलग से एक डिस्कशन है। तो हम दूसरा ये कहते हैं कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ दे। तीसरा हम ग़िज़ा में उसको परहेज़ें बताते हैं। ग़िज़ा में परहेज़ें ये हैं कि जैसे हम मरीज़ को कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें जो सिट्रस जो होती हैं, सिट्रस यानी एसिड वाली चीज़ें, जैसे एसिड बढ़ता है, जैसे कि नींबू, अचार, केचप, चटनी, कहवा, कॉफ़ी, इस टाइप से जो है एसिडिटी बढ़ती है। और ऐसे मरीज़ जो कि दर्द कम करने की दवाइयाँ या एसिड्स लेते हैं तो उनमें भी एसिड बढ़ सकता है। अब हम आते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करें। डायग्नोस करने के लिए अमूमन हम जो है ना कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए नहीं करते। पहले मरीज़ को 4 से 6 हफ्ते के लिए मेडिसिन का ट्रायल दिया जाता है, जैसे वो मेडिसिन जो कि मैदे की तेज़ाबियत कम करे, जैसे कि ओमेप्राज़ोल, एसिम्प्राज़ोल, रैबिप्राज़ोल और पेंटाप्राज़ोल। ये वो दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी को कम करती हैं। इनके साथ हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी देते हैं जैसे डोमपेरिडोन या आइटोप्राइड, ऐसी दवाइयाँ जिससे जो है ना मैदे की तेज़ाबियत भी कम हो और मैदे की हरकत बढ़ जाए, जिससे तेज़ाब जो है ना आगे छोटी आंत की तरफ चला जाए। अगर मरीज़ को 4 से 6 हफ्ते में रिस्पॉन्स ना आए तो हम मरीज़ को फिर उसके बाद हम टेस्ट की तरफ जाते हैं। अमूमन इसके जो टेस्ट हैं उसमें एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं 24 आवर pH मॉनिटरिंग। ये टेस्ट यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो है 24 घंटे के लिए मरीज़ का जो है ना एसिड, स्टमक का जो एसिड है वो मॉनिटर किया जाता है। तो उसकी बजाय हम मरीज़ को एंडोस्कोपी रिकमेंड करते हैं। एंडोस्कोपी रिकमेंड करने की वजूहत में ये कि ऐसे मरीज़ जो 4 से 6 हफ्ते के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स ना दे सके या ऐसे मरीज़ जिनको GERD के सिम्टम के साथ साथ दूसरी अलामतें शुरू हो जाएँ, जैसे खाने का फंसना, खून की उल्टी होना या वज़न का कम होना, तो उसमें हम एंडोस्कोपी करके GERD से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को देख सकते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि मरीज़ को यूजुअली हम जो है ना पहला स्टेप होता है उसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मरीज़ वज़न अपना कम करे, अल्कोहल छोड़ दे, ग़िज़ा में परहेज़ करे और रात का खाना जो है ना सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले ले ले और अपना जो उसका जो लेटने का स्टाइल है उसमें सराहना 3 से 4 इंच अपना ऊंचा कर ले, जिसकी वजह से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाती है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ऐसी दवाइयाँ जो मैदे की तेज़ाबियत कम करती हैं वो 4 से 6 हफ्ते दे सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें फ़ेल हो जाती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फ़ेल हो जाता है, ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाता है,
तब हम ऐसे मरीज़ को रेफ़र करते हैं सर्जरी के लिए। अब सर्जरी इसकी जो है ना, बेसिकली सर्जरी उसको हम फंडोप्लिकेशन कहते हैं। वो इसके अलग से सर्जन्स होते हैं, वो खुराक की नाली को नीचे की तरफ से एक किस्म का टांका सा लगा देते हैं, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर बेसिक स्टार्ट लें, जिसमें हम मरीज़ को प्रॉपर परहेज़ वो कर ले सही तरीके से, अगर दवा सही तरीके से ले ले, तो ना उसको टेस्ट की कराने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया।